देखो, जो हमने क्वेश्चंस आपको दिया था, पहला दिन तो जो क्वेश्चंस थे वो आपका थ्योरी बेस्ड था, एथिक्स का जो क्वेश्चंस थे। ये जो क्वेश्चंस था वो मैंने दिया था आपको कि इस केस स्टडीज को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? केस स्टडी क्या था कि आप एक सरकारी संस्थान में का हेड है के रूप में काम कर रहे हो और 10 से 15 लोगों की टीम है। ठीक है, उस टीम में तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट जब मिलती है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके जो संस्थान है उसके जो प्रोजेक्ट मिलती है, वो सारे टीम के बच्चों से, टीम के मेंबर से आप काम कराते हैं। कहता है कि हाल ही में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो शामिल हुआ प्रशासनिक अधिकारी है, ध्यान रखिएगा, और सीनियर भी है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन हेड कौन है? हेड हो उस ऑर्गेनाइजेशन का आप। और व्यक्ति का स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, इस टाइप का शॉर्ट टेम्पर्ड है। कहता है कि छोटे छोटे मुद्दे पर भी वो अपने टीम मेंबर्स पे चिल्लाने लगते हैं। मातहतों का मतलब होता है कि जिनका टीम मेंबर्स है, उनके जो कलीग्स हैं, उन पे वो चिल्लाते हैं। उनकी इस स्थिति के कारण कोई एक शब्द उनको कोई नहीं बोलता है, लेकिन लोग जो हैं, जो टीम के मेंबर्स हैं, वो अपने आप को कैसा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आपने उनके व्यवहार के कारण देखा है कि जो प्रोजेक्ट लगी बन मिला है आपको, जिस परियोजना पे आप काम कर रहे हैं, उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी भागीदारी में पार्टिसिपेशन कम होते जा रही है, और खास करके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के व्यवहार के कारण। और साथ ही साथ आप जानते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हैं कि आपके जो अधीनस्थ जो सहकर्मी हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि कुछ इस पर डिसीजन आप लेंगे। तो आपके पास दो क्वेश्चन इसमें पूछा है। पहला पूछ रहा है कि आपके पास विकल्प क्या है, ठीक है, और दूसरा, इन विकल्पों में से जो विकल्प तुम बताओ। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले तुम्हें विकल्प फाइंड आउट करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओगे बिना विकल्प बताए। तो सबसे पहले तो तुम्हें विकल्प बताना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। इस सिचुएशन में यदि कोई व्यक्ति है, टीम का हेड है, उसके टीम में किसी को असाइन किया गया है, उसके कारण उसके जो टीम के मेंबर्स है, उसके शॉर्ट टेम्पर्ड के कारण उसकी जो परियोजना, उसे जो प्रोजेक्ट मिल रही है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे ढंग से। तो आपके पास क्या विकल्प है, इसको आपको सोचना है। और दूसरा, वो जो विकल्प तुम डिसाइड करोगे, जो तुम दोगे, उस विकल्पों में कौन सा विकल्प तुम चूज करोगे, उसको सस्टेन कराना पड़ेगा आपको। मतलब मान लो दिल्ली से जाना है किसी को पटना, तो दिल्ली से बाइक एयर जा सकता है, बाइक ट्रेन जा सकता है, और बाइक बस जा सकता है। उसको कोई एक ऑप्शन उसको चुनना होगा, और क्यों चुनेगा ये बताना है। तो किस कंडीशन में वो बस का यूज करेगा, किस कंडीशन में वो एयर का यूज करेगा, और किस कंडीशन में वो ट्रेन का यूज करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ तुम्हें विकल्प सोचना है, खुद सोचना है, दे नहीं रहा है क्वेश्चन आपको, ये खुद आपसे कह रहा है कि आप विकल्प सोचिए। थोड़ा सा हम इसको डिटेल करें, उसके बाद अपनी कॉपी हम चेक करें। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड हो, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो आपको क्वेश्चंस में ही दे रहा है। थोड़ा दो चार लाइन में इसके बारे में इंट्रो कर दो। स्पीकर ऑन है, ऑफ कर लीजिए प्लीज। भूमिका में कि भाई हम एक सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं, और हम संस्था के क्या है, प्रमुख है, और हमारे मेंबर टीम में एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होती है या वो आते हैं। साथ ही यह देखना है कि उनके शॉर्ट टेम्पर्ड स्वभाव के कारण जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, उनके मनोबल क्या हो रहा है, गिर रहा है ना। क्योंकि हर बात पे चिल्लाते हैं, छोटे छोटे कोई गलती हो जा रही है, कोई बात हो जा रही है, तो उसी पे चिल्लाने लग रहे हैं। तो इस शॉर्ट टेम्पर्ड के कारण क्या हो रहा है कि आपके टीम के मेंबर की क्या हो रहा है, मनोबल
गिर रहा है। इस तरह से 2-3 लाइन लिख करके आपने एड्रेस किया। अब देखो, अब आप यहाँ लिखोगे कि आप जो इसमें से फाइंड आउट करना है स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर का मतलब इसमें कौन से हितधारक शामिल है, कौन कौन होगा। एक तो आपकी टीम होगी, आप बताएंगे क्वेश्चन आंसर में, इसमें इस मामले में जो शामिल हितधारक है उसमें मेरी टीम है। दूसरा, संगठन में काम करने वाले अन्य लोग हैं जिनकी भागीदारी क्या है, भागीदारी इस संगठन की क्षमता के लिए, इस संगठन की इफिशियंसी के लिए जरूरी है, क्योंकि टीम मेंबर्स जब सही से काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेक्ट कैसे है, डेडलाइन को फिनिश नहीं कर पाएगी। दूसरा, कि जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है उनके स्वभाव में अनियंत्रणता नहीं है, अनियंत्रित है, नियंत्रण तो है ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड हो जा रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, आपकी कंपनी आपके टीम मेंबर्स का मनोबल कैसा हो रहा है, मनोबल गिर रहा है। अब देखिए, ये 2-3 लाइन तुमने भूमिका में लिख दिए। अब यहां से तुम्हें क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि आपके पास विकल्प क्या है, आपके पास विकल्प क्या है, क्या क्या विकल्प आपके पास हो सकता है। तो मान लो मैं पहले का आंसर कर रहा हूं, तो विकल्प क्या क्या होना चाहिए। पहला, देखो, जब भी इस तरह की घटना होती है, व्यक्ति के पास एक चीज तो यह है कि तुम सीधे उस चीज को इग्नोर कर दो, जो जनरली तुम लोगों के आंसर में मैंने अभी देखा भी। तो आप क्या कर दो, आप उस वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके व्यवहार को क्या कर दो, अनदेखी कर दो, छोड़ दो, ध्यान मत दो उस पर। क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, जैसे आपने लिखा, एक तो उस वरिष्ठ पदाधिकारी का, प्रशासनिक पदाधिकारी का अनदेखी कर दो। दूसरा, कि आप उसके व्यवहार को लेकर के आप उसको वार्निंग दे दीजिए, चेतावनी को दे दो कि भाई तुम्हारी शॉर्ट टेम्पर्ड के कारण ऐसी समस्या हो रही है, चेतावनी दे सकते हो। ध्यान से सिर्फ समझना, इसके आंसर्स में लिख करके सेंड कर दूंगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको ग्रुप पे आंसर मिल जाएंगे, बस चीजों को समझने की कोशिश करना। तो पहला ऑप्शन है कि उस व्यक्ति की कार्यों का क्या करो, बिहेवियर का अनदेखी कर दो। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये हो सकता है कि आप उन्हें वार्निंग दे दो, है ना, आप उन्हें वार्निंग दे दो कि भाई आप किस बिहेव है और आप ऐसा करेंगे, आगे से आप करेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ या वो व्यक्ति ऐसा बिहेव क्यों करा उस मुद्दे को जानने का प्रयास करो। हो सकता है कि कोई कारण हो, ये भी आप लोगों ने शामिल किया। तो मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखोगे, वरिष्ठ पदाधिकारी जो है उसके मुद्दे को जानने का प्रयास करो, बैठ करके बात करो, डिस्कशन करो। हर चीज का सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप अनदेखा करेंगे। अब हमने कितने ऑप्शंस यहाँ पे फाइंड आउट किए, हमने यहाँ पे 3 ऑप्शंस निकाले। अब क्या करना है अगले स्टेप में, इन तीनों ऑप्शन में से हर एक ऑप्शन का हो सकता है किसी का मेरिट हो, किसी का डिमेरिट ना हो, तो कोशिश करोगे यदि मैं इस ऑप्शन को चुनूंगा, इसको चुनने से हमें क्या मिलेगा, हमें इसका कुछ फायदा होगा, गुण कुछ घटा भी हो सकता है, कुछ दोष भी इस पॉइंट के मिलेंगे। उसी तरह से जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसके भी कुछ गुण मिलेंगे, इसके भी कुछ दोष मिलेंगे, तीसरे वाले का भी कुछ ना कुछ गुण और दोष मिलेगा। अब उसको एडजस्ट कर दो। अब मैं तुम्ही लोगों से पूछता हूं, यदि मैं पहली वाले ऑप्शन को चूज करूं, जो मेरा पहला वाला ऑप्शन है कि उस प्रशासनिक पदाधिकारी का किए गए कार्यों का हम अनदेखा कर दें, तो बताओ हमें क्या फायदा होगा, उससे क्या लॉस होगा। सर ये बोल सकते हैं कि उनकी मनमानी फिर बढ़ जाएगी इस चीज को लेकर के। हाँ, ये तो दोष हो गया ना, आप किसी पे नेगलेक्ट कर दो। कर सकते हो, कंटिन्यू करते रहेंगे, ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अब मेरिट क्या होगा कि हो सकता है कि अनदेखी कर रहे हो, वो चल ही रहा है उसका अनदेखी, कुछ अंतर ही नहीं, उनके व्यवहार में कोई अंतर ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ डिमेरिट ही डिमेरिट है, यहाँ मेरिट कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि
वो व्यक्ति जैसे सबको डेमोरलाइज कर रहा है वो करता ही रहेगा ना। यहाँ सॉल्यूशन तो तुम्हें मिल रहा है। जब तुम किसी के चीजों को इग्नोर करते चलोगे तो यहाँ सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा है तुम्हें। इससे क्या होगा, और टीम का क्या होगा, जो टीम है उसकी और मनोबल नीचे गिरेगी, वो व्यक्ति का व्यवहार अनियंत्रित होगा और वो और भी आगे कर सकता है। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, पहला ऑप्शन चूज करना आपके लिए सही नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे पे जाते हैं तो इससे क्या फायदा मिलता है, चेतावनी वाले पे। जब तुम किसी को चेतावनी दोगे तो क्या फायदा होगा, पहला तो है कि व्यक्ति को तुम चेतावनी दे दिए। ध्यान से समझना, पहले वाले ऑप्शन को जो मैं चूज करता हूं तो उसका मेरिट यह है कि भाई हम उसको चेतावनी देंगे, वो उस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आखिर हेड तो आप ही हो, पनिशमेंट तो आप दे सकते हो, ठीक। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है आपने उनको वार्निंग दे दिया, फायदा ये हुआ कि अब टीम के लोग थोड़ा संभल सोचेंगे कि आपने उनके लिए भी कुछ सोचा, आपने उनके लिए कदम उठाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही हुआ बात, आपने लक्षण का इलाज किया है, समस्या का इलाज नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति का शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है और हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो रहा है, तो उसका आपने उसके लक्षण का इलाज कर दिया, आपने उस समस्या का इलाज नहीं किया कि क्यों शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है। इसलिए ये भी ऑप्शन आपके लिए सही नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है, इट्स मोस्ट सुटेबल। क्यों, क्योंकि आप उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और जिसके कारण क्या होगा कि देखो, चेतावनी दे करके जबरदस्ती किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन उस व्यक्ति के साथ उस मुद्दे पर डिस्कस करोगे। क्यों, क्योंकि आपके अंदर भाई काम कर रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो आपका समय होगा, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आपके इस व्यवहार के कारण हो देखिए किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से यदि आप इसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, इस तरह से यदि इस ऑप्शन का चयन करते हो, तुम विकल्प का चयन करते हो, तो न केवल उस व्यक्ति के शॉर्ट टेम्पर के लक्षण का इलाज कर पाओगे, बल्कि उसकी समस्या क्यों वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। हो सकता है कि कोई फैमिली परेशानी हो, या हो सकता है कोई काम का प्रेशर हो, या मेंटली कोई परेशानी हो, है ना, इमोशनल कोई परेशानी हो, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हर व्यक्ति तो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहेगा। तो इस तरह से आपके पास जो सुटेबल होगा, वो सुटेबल ऑप्शंस क्या होगा, विकल्प होगा सी। अब इसी को जो बात हमने बताई है, ये हो गया ऑन द नर्व से कि इस तरह के हम पिक्चर्स बनाएंगे। अब इसी को आपको अपनी भाषा में लिखनी है, सिंपल सा तरीका है, नॉर्मल सी बात है। यहीं पे मान लो क्लास में ही मैं ही मान लो सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई बच्चा नया एडमिशन ले, वो स्टूडेंट कभी माइक ऑन कर दे, है ना, कभी बीच में गाना बजाने लगे, तो या तो मैं यही कहूँ कि भाई तुम वार्निंग दो कि देखो ऐसा कार्य करोगे तो हम क्लास से बाहर कर देंगे, तो उसका लॉस भी हमें है, पैसा भी जाएगा हमारा, है ना भाई, फीस तो चली जाएगी हमारी, लेकिन दूसरे बच्चे को तो परेशानी नहीं होगी। या तो फिर मैं उसको इग्नोर करूं तो बाकी पता चलेगा उसको इग्नोर करने के कारण बाकी बच्चे भी क्लास छोड़ दिए, ये भी एक विकल्प इसी में चला गया। और तीसरा विकल्प है कि मैं पर्सनली उसे कॉल करूं, बताऊं उसे कि तुम्हें समस्या क्या है, क्यों इस तरह की परेशानी समस्या क्रिएट कर रहे हो, या क्यों ऐसा कर रहे हो, जानने की प्रयास करो। हो सकता है कि वो जहाँ पे क्लास में बैठता हो वहां पे इन्वायरमेंट में कुछ खट्टपट होते रहता होगा, कोई रोड किनारे कोई किसी की रूम होगा, घर होगा, तो वहां से आवाजें आ रही होंगी, हो सकता है उसका मोबाइल का बटन खराब हो, म्यूट ही न कर पाए। इस तरह की समस्या मैं जानने का प्रयास करूंगा। तो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल यह है कि मैं उस स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूं कि तुम आखिर ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह के प्रॉब्लम तुम्हारा साइड से क्यों आ रहा है, बाकी किसी किसी का साइड से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार का एक केस स्टडी बहुत आसान होता है, बशर्ते आपको उसको समझ में अच्छी से आए और इसको अपनी भाषा में लिखना है, किताबी भाषा में इसको आंसर नहीं लिखना है। तो आप अपने आंसर्स कैसे लिखते हो उसको, बाकी इसके आंसर्स हम आपको लिख करके ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो पहला क्या देखा आपने, जब भी कभी कोई केस स्टडीज आपको दिया जाए उसको पहले 2-3 बार पढ़ना, ठीक है। पढ़ने के बाद यह फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि उसमें स्टेक होल्डर को कौन कौन से किसका किसका हित शामिल है। जैसे कभी कभी सुनते हो ना कि कोर्ट ने किसी को पार्टी बनाया,
कोर्ट ने किसी को पार्टी बनाया तो भारत सरकार को कोई भी पार्टी बना लिया, क्योंकि भारत सरकार कानून बनाई है तो भी उसका इन्वॉल्वमेंट है। या किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो गया या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो तो उसको भी पार्टी बना लिया, है ना। तो उसी तरह से इसमें हितधारक तुम्हें फाइंड आउट करने की कौन कौन से हितधारक हैं इसके, किनके स्टैक होल्डर्स हैं। फिर उसके बाद तुम्हारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को तुम चुनोगे और कौन से ऑप्शन को तुम क्यों नहीं चुनोगे। तो नहीं चुनने का भी कारण दोगे कि भाई इसे चुनने से हमें एक फायदा तो है, लेकिन उसके साथ ये सारी हमें कमियां मिलेंगी। किस ऑप्शन में जाना है, जिसमें देखना है सुटेबल ज्यादा हो, सबसे कम उसमें अवगुण हो, दोष हो, कमियां सबसे कम हो, उस ऑप्शन के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझना इस चीजों को, बाकी हो जाएगा आप लोगों से। फर्स्ट बार लिखा है सर ये एथिक्स का, तो धीरे धीरे सुधार देखो होगा। खेल है नहीं। बाकी जीएस वाले तो सर कहीं से सर्च करके वो सेम फॉर्मेट मिल जाता है, आराम से पढ़ के फिर आराम से कर दे। इसके लिए बहुत सोचना पड़ा फिर लिख पाए। बिल्कुल बिल्कुल होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जीएस में तो आप मैंने देखो स्टार्टिंग वाले क्लास में भी मैंने बोला था कि एथिक्स वाले जो लेक्चर्स हैं, एथिक्स वाले जो सब्जेक्ट हैं, उसकी समस्या ये है कि एक किताब नहीं मिलने वाली। तुम सोचोगे कि हम फला किताब उठा ले, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, बर्थ हिस्ट्री की उठा लेते हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की उठा लेते हो, पढ़ लेते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो जनरली ऐसा लगेगा कि जो तुमने सब पूरी पढ़ रखी है ना, उसी पे बेस्ड ऑन कोई क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है कि तुमने किससे पढ़ी है। तो इसीलिए प्रैक्टिस की चीजें हैं, धीरे धीरे आ जाएंगी। अभी तो स्टार्टिंग का तुम्हारा केस स्टडीज है, ऐसे कम से कम 250-300 केस स्टडीज हम करा देंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो चाइना का जो अभी रिपोर्ट आया है, तो देखते हैं भारत को क्या सीख लेनी है उसको अपनी गरीबी मिटाने में। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। सर वो क्वेश्चन भी सेंड किया हुआ था क्या? हाँ हाँ, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सेंड किया था, तो लगता है कल ही सेंड किया था मैंने। एक बार ध्यान से देखा करो ना, ग्रुप में कुछ कंटेंट तुम लोगों का स्पेशली दिया जाता है, तो उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस कहीं आगे पीछे हो जाए।